कर रहे हैं टीचिंग मेथड्स ऑफ योगा। ठीक है, 9th यूनिट है आपका। देखते हैं इसमें बेसिकली इसमें क्या क्या दिया हुआ है। योगा एज ए एप्लीकेशन ऑफ फिलॉसफी, फिलॉसफी का मीनिंग क्या होता है, तो दर्शन का क्या क्या मीनिंग है उसके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, कॉन्शियसनेस क्या क्या होता है, चेतना की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, वेद में क्या क्या अवस्थाएं डिस्क्राइब की गई हैं, तो वही 4 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुर्य। तो ये वेद, उपनिषद, भगवत गीता, योग सूत्र, योग वशिष्ठ, इन सब में यही 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ लिया। स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक अप्रोच ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ह्यूमन कॉन्शियसनेस के क्या क्या मतलब आध्यात्मिक क्या अनुप्रयोग है उसके उसके बारे में हमें पता है कि वो क्या है, कि जागृत से लेकर तुरिया तक, जागृत यानी कि हमारी अवस्था, तुरिया यानी कि समाधि की अवस्था। ठीक है, तो वो उस तरह से आध्यात्मिक एक एक सीढ़ियों की तरह हम बढ़ते जाते हैं। योगिक मेथड ऑफ एलिवेशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, जिसमें है भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, मंत्र योग, अष्टांग योग और हठ योग। इनके बारे में हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था। ठीक है, कि भक्ति योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, मंत्र योग क्या है, अष्टांग योग क्या है, और इनके द्वारा हम कैसे अपने चेतना को उच्चतम अवस्था तक ले जा सकते हैं। तो सभी योग अपने आप में क्या है, एक से बढ़कर एक हैं। भक्ति योग के द्वारा भी हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं, ज्ञान योग के द्वारा भी करते हैं, कर्म योग, मंत्र योग इत्यादि सभी योग के का एक ही लक्ष्य है, मोक्ष को प्राप्त करना। ठीक है, उस परमात्म तत्व के साथ एकता स्थापित करना। तो इन सब के विषय में हमने प्रीवियस यूनिट्स में देख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है इसमें इम्पॉर्टेंट यूनिट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से लगभग आपके 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 6 से 7, कभी 5, 6, 7 ऐसे प्रश्न, मतलब आपका कम से कम 10 से 12 नंबर का ये यूनिट है और बहुत ही इजी यूनिट है। आप इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस बेसिस पे भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें यह है कि टेक्स्ट है, आपने देखा होगा टीचिंग मेथड्स ऑफ योगा, और योगाभ्यास के हिंदी में क्या कहते हैं उसका याद, मुझे नाम याद नहीं, शिक्षण की विधियां ऐसे करके हैं। ठीक है, योग शिक्षण की विधियां ऐसे करके उसका नाम है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। कैवल्य धाम की एक बुक है छोटी सी, उसी से ये पूरा लिया गया है। ठीक है, 8 अध्याय है उसमें। तो इसमें बताया गया है योग इन एजुकेशन, योगा में एजुकेशन कैसे लाएं। ठीक है, क्या क्या योगा एजुकेशन का क्या क्या फैक्टर है, स्टूडेंट क्या होता है, टीचर क्या होता है। ठीक है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में है आपका। फिर टीचिंग मेथड्स इन योगा, तो योग में टीचिंग मेथड्स क्या क्या है, कॉन्सेप्ट एंड रिलेशनशिप बिटवीन द टू, मतलब कि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ टीचिंग मेथड इन इन्फ्लुएंसिंग देम, कौन कौन से ऐसे मेथड है जो योग को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, फिर टीचिंग टेक्निक्स इंडिविजुअल, तो टेक्निक क्या क्या है उसमें इंडिविजुअल के। ठीक है, ग्रुप और मास के, कैसे कैसे हम एक अकेले को कैसे क्लास करा सकते हैं, ग्रुप को कैसे क्लास करा सकते हैं, और बहुत ज्यादा लोग हैं उनको हम कैसे क्लास करा सकते हैं, उन सब का यहाँ पे बताया गया है। एसेंशियल ऑफ गुड लेसन प्लान, लेसन प्लान क्या होता है। ठीक है, उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, नीड क्या है, प्लानिंग ऑफ टीचर योगा, मतलब कि टीचिंग योगा, अगर योगा टीच कर रहे हैं तो उसके लिए लेसन प्लान बनाने की क्या आवश्यकता है, शोधन क्रिया क्या है, आसन मुद्रा प्राणायाम मेडिटेशन वगैरह क्या है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर किस तरह से मॉडल्स ऑफ लेसन प्लान क्या क्या होता है। 8 स्टेप मेथड्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग आर डेवलप्ड इन द कैवल्य धाम, कैवल्य धाम में जो 8 स्टेप बताया गया है उसको यहाँ पे मतलब कि डिस्क्राइब करना है। फिर है इवैल्यूएशन मेथड ऑफ आइडियल योगा क्लास, एक आइडियल एक आदर्श योगा क्लास कैसे होना चाहिए, वहाँ पे कितने मतलब कि वो कमरा जो बनाया है वो कैसा कमरा होना चाहिए जहाँ पे आप योगा क्लास ले रहे हैं, कितना मतलब कि उस कमरे का कितना फीट स्क्वायर वो कमरे में बना होना चाहिए, कितने लोग उसमें बैठ सकते हैं, एक लोग के लिए कितना स्थान होना चाहिए, कैसा वो रूम होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे आपको देखना है कि एक योगा क्लास के लिए एक हॉल जो आपने बनाया वो कैसा होना चाहिए। फिर यहाँ पे एसेंशियल फीचर, एरिया कितना होना चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट कैसे करते हैं, किस किस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं, स्टूडेंट अप्रोच टू द टीचर, टीचर की तरह स्टूडेंट का अप्रोच कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे गीता के 3 प्रिंसिपल बताए गए हैं, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। ठीक है, तो इन सबको हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए, पहला है कि शिक्षा की पद्धतियां, शिक्षा जो प्राचीन काल में शिक्षा कैसे हुआ करता था।
तो उस समय क्या होता था कि जो गुरु होते थे उनके सामने जा करके शिष्य जो है प्रश्न पूछते थे, उनके जो क्वेरीज होते थे, उनके जो मतलब शंका होती थी, उनके निदान के लिए वो उनके पास जाते थे, उनसे प्रश्न पूछते थे। गुरु के प्रति उनके गुरु के लिए आदर भाव रहता था। पुराने जो शिष्य होते थे, प्राचीन काल में जो शिष्य होते थे, उनके उनके मन में गुरु के प्रति आदर भाव होता था। वो उनकी आदर करते थे, उनकी श्रद्धा के साथ उनसे प्रश्न पूछते थे। गुरु के लिए काम, अगर गुरु ने कुछ काम कहा है तो उसे उनका सौभाग्य समझकर उस काम को करते थे। और पहले के ज़माने में जो शिक्षा पद्धति थी वो क्या थी, निःशुल्क थी। उसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता था कि हम आपको इतना पढ़ाएँगे तो इतना पैसा देंगे, इस क्लास में रहोगे तो इतना पैसा लेंगे। इस तरह से शुल्क नहीं होता था। और क्या होता था, मौखिक ज्ञान दिया जाता था कि प्रश्नोत्तर ही आप अभी जैसे एग्ज़ाम के 1 साल पढ़ाया, फिर 1 साल बाद आपको एग्ज़ाम लिया जाता है, आप उसमें पास हुए, फेल हुए, इस तरह से उस समय नहीं था। मौखिक क्रिया के द्वारा पढ़ाया जाता, ठीक है। आधुनिक काल में क्या है, ये जो शिक्षा है एक व्यवसाय बन गया है ना, मतलब कि एक पैसा कमाने का, धन अर्जन करने का एक माध्यम बन गया है। विविध कक्षा विधियां हैं, अलग अलग तरह की कक्षा विधियां हैं। आप स्मार्ट क्लास में पढ़ा सकते हैं, आप ब्लैक बोर्ड से पढ़ा सकते हैं, आप बिठा के पढ़ा सकते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिसके माध्यम से आप क्लासेस ले सकते हैं। मूल्यांकन प्रणाली है जिसमें हम क्या, ये मूल्यांकन है, ठीक है। मूल्यांकन प्रणाली है जिसमें हम मतलब कि एग्जाम लेकर के बच्चों को असेस करते हैं कि वो कितना जानते हैं, उनका नॉलेज का लेवल क्या है, ठीक है। एग्जाम के द्वारा, उनकी मूल्यांकन प्रणाली के द्वारा डेली वीकली टेस्ट लेते हैं, मंथली टेस्ट लेते हैं, जिससे पता चलता है कि बच्चे कितना आगे बढ़ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो वो चीज़ों का, आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो है वो प्राचीन शिक्षा प्रणाली से बिल्कुल अलग थी, ठीक है। और जो योग की शिक्षा प्रणाली है वो क्या है, वो इन दोनों का एक तरह से कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जब आप योग पढ़ा रहे हैं तो ना वो पूरी तरह से प्राचीनतम, अभी के अवस्था में ना वो पूरी तरह से प्राचीन होना चाहिए और ना ही वो पूरी तरह से आधुनिक होना चाहिए, ठीक है। इनमें प्राचीन और आधुनिक दोनों का समावेश होना चाहिए। जब आप योग शिक्षा करा रहे हैं तो उसमें गुरु के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम पूरी तरह से निःशुल्क भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरह से क्या है हमारा ये मतलब कि क्योंकि व्यवसाय का माध्यम है ही, योग को आज के समय में व्यवसाय की तरह लिया जा रहा है, तो बहुत हम पूरी तरह से निःशुल्क भी नहीं कर सकते, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई हमारे सामने से प्रश्न पूछने आए तो उन्हीं के लिए हम प्रश्न करें, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये पूरी तरह से व्यवसाय की तरह इसको लिया जाए। ये एक क्या है कि मतलब कि सिर्फ व्यवसाय नहीं है, ये उच्चतम शिखर तक पहुंचने का एक माध्यम है, ठीक है। तो इसमें भी हम विविध तरह की प्रणालियों का उपयोग कर सकते हैं। और मूल्यांकन प्रणाली कोई पेपर के द्वारा नहीं, उनकी प्रैक्टिस में वो कितना आगे जा रहे हैं उसके द्वारा होना चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब कि जो योग की शिक्षा विधि है वो इन दोनों का उसमें उन दोनों का समावेश होना चाहिए। आधुनिक में जो चीजें हैं उनका भी, और जो प्राचीन में चीजें उनका। फिर वही योग की शिक्षा पद्धति में बताया गया कि अन्य अध्यापन विधियों से ये भिन्न है। जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, तो उन अध्यापन विधियों से योग के जो शिक्षा अध्यापन विधि है, योग को पढ़ने पढ़ाने का जो माध्यम है वो अलग है, ठीक है। विविध कक्षा विधियों का निर्माण इसमें भी किया गया, अलग अलग तरह की कक्षा विधियों का निर्माण किया गया है, ठीक है। हम अलग अलग तरह से, इसमें भी हम ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, हम इंडिविजुअल की क्लास ले सकते हैं, ग्रुप क्लास ले सकते हैं, मास क्लास ले सकते हैं, ठीक है। यौगिक अभ्यासों को अधिक से अधिक लोगों तक और कम से कम समय और श्रम में सिखाने का अभ्यास करना, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना और कम श्रम और समय में। ऐसा नहीं है कि एक अभ्यास को सिखाने में हम बहुत समय लगा रहे हैं, तो उसके लिए जब हमें किसी चीज को अच्छी तरह से सिखाना है, कम समय में सिखाना है, तो हमारी जो शिक्षण विधि हो है, जो अध्यापन विधि, जिस तरह से हम लोगों को डिलीवर कर रहे हैं, वो चीज क्या होना चाहिए, बहुत ही सरल और सुगम होना चाहिए, ताकि वो उन तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे योग के अध्यापन विधि के विषय में बताया गया है। फिर योग और योगाभ्यास। तो योग क्या है, तो योग क्या है, एक अत्यंत ज्ञान अनुशासन, प्राचीन ज्ञान अनुशासन है, बहुत पुराना ज्ञान अनुशासन है, वेदों से ये चला रहा है। और वेद से लेकर के अभी तक भी मतलब कि योग का क्या है, प्रचलन है, ठीक है। भारत में अत्यंत महत्वपूर्ण मूल्यांकन और पैतृक संपत्तियों में से एक माना जाता है। हमारी जो एंशिएंट नॉलेज है, हमारी जो मतलब प्राचीन नॉलेज है, उसमें एक मतलब कि उनमें से एक माना जाता है योग को,
ठीक है, बहुत ही प्राचीन नॉलेज है। तो योग में क्या है कि विभिन्न तरह की भ्रांतियां उत्पन्न हुई कि जैसे ही हम किसी चीज में आगे बढ़ते जाते हैं तो उसको अलग अलग तरह की भ्रांतियां उत्पन्न होते जाती हैं, उसमें मिसकंसेप्शंस आते हैं। तो क्या है ये मिसकंसेप्शन? तो उसने कहा कि सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं है, कुछ विशेष लोगों के लिए है। मतलब कि ये कुछ विशेष लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए नहीं है। कुछ विशेष पर्सनालिटी जो है वही लोग कर सकते हैं, बाकी सभी इसको नहीं कर सकते। ठीक है, अलौकिक विचारों और चमत्कारों से जुड़ा है। मतलब कि ये जो योग है उसमें अलौकिक, जैसे कि हमने हठ योग इत्यादि में पढ़ा है, पतंजलि योग दर्शन में पढ़ा है, तो उससे पता चलता है कि योग क्या है, चमत्कार करने का एक माध्यम है। उससे बहुत सारे चमत्कार हो सकते हैं, या अलौकिक चीजों से, इस लौकिक को छोड़ करके पारलौकिक चीजों को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कोई कहते हैं कि ये रहस्यवाद है, जादू टोना है, या इंद्रियों का दमन करना है। कोई कहते हैं कि सारे रोग ठीक हो सकते हैं, लेकिन योग से सारे लोग ठीक नहीं हो सकते। ठीक है, कुछ रोगों के लिए हमें मेडिकल साइंस का हेल्प लेना ही पड़ता है। ठीक है, तो जगत संबंधी तात्विक सिद्धांतों का विचार है, जिसमें दार्शनिक विचारधारा वाला है, ऐसा कुछ लोग समझते हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि योग एक व्यायाम पद्धति है, व्यायाम होता है, इसमें व्यायाम ही है। तो ये सभी चीजें क्या है, भ्रांतियां हैं। ठीक है, योग इन सबसे परे, इन सबसे अलग है। ठीक है, तो जिसमें क्या है, योग के वर्गीकरण में आपके बताया गया कि आसन है, प्राणायाम है, बंध है, क्रियाएं है, ध्यान है, अभिवृत्ति है, शिक्षण अभ्यास, जिसको हम लोग यम नियम कहते हैं योग की भाषा में, उसे यहाँ पे क्या बोला गया, अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। कैसे हमें लोगों के साथ मतलब कि व्यवहार करना चाहिए, अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, वो सारी चीजें भी हमारा क्या है, योग में बताया गया। ठीक है, तो योग अभ्यास जो वर्गीकरण किया गया है, उन सब आसन, प्राणायाम, बंध, क्रिया, ध्यान, इन सब का क्या है कि मतलब कि हमारा एक इस लोक में लौकिक और पारलौकिक दोनों तरह से हमें क्या होता है, इससे लाभ प्राप्त होता है। तो लौकिक का क्या मतलब है कि लौकिक में हमें मतलब कि जो भी आपके बीमारी वगैरह है, या आप कोई मानसिक रूप से बीमार है, तो उन सबको ठीक करने के लिए भी मतलब इन सबको भी ठीक करता है। साथ ही साथ आपको कुछ पारलौकिक अनुभूतियां भी कराने वाला होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आसन की विधि, मतलब कि आसन का मतलब क्या होता है, स्थिरता और सुख। जिस भी स्थिति में आप स्थिरता पूर्वक बिना किसी हलचल के लंबे समय तक बैठ पाए और उसमें आपको सुख की अनुभूति हो, तो उसको क्या कहते हैं, आसन कहते हैं। स्थिर सुखम आसन, है ना। स्थिरता पूर्वक जिस भी आसन में हम सुख पूर्वक लंबे समय तक बैठ पाए, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, आसन कहा जाता है। इससे क्या होता है कि न्यूरोमस्कुलर टोनिक इम्पल्सेस, ये पूछा जाता है। न्यूरोमस्कुलर टोनिक इम्पल्सेस मतलब क्या, तंत्रित का तान आवेग। जब आप अलग अलग तरह के आसन करते हैं, रिदमिक, रिदम यानी कि उचित लय के साथ, ठीक है, उचित लय के साथ जब आप अलग अलग तरह के आसन करते हैं, तो आपके मसल और हमारे पूरे शरीर में क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है कि पूरे शरीर में मसल्स में नर्व जो है वो फैले हुए हैं। तो उन नर्व सिस्टम को और मसल सिस्टम को क्या करता है, वो टोन करता है। टोन करने का मतलब क्या, उसको उत्तेजित रखता है, जागृत रखता है। ठीक है, और उसमें जो इम्पल्सेस, उसमें जो मतलब कि करंट आता है, इम्पल्स मतलब क्या, ब्रेन से जो करंट आता है, या यहाँ से आपको ब्रेन तक जो करंट पहुंचता है, जो मैसेज पहुंचता है, उसको क्या करता है, वो सही तरह से रखने का कार्य करता है। कौन, आसन। ये हमारा क्या है, हमारा एक तरह से फिजिकल बेनिफिट है। ठीक है, रिदम में करना चाहिए, और साथ ही साथ ये क्या है, केवल सोमेटिक नहीं है, साइकोसोमेटिक है। ठीक है, आसन के अभ्यास से केवल आपको शारीरिक रूप से लाभ नहीं मिलता, बल्कि आपको मानसिक रूप से भी लाभ मिलता है। जैसे कि ध्यानात्मक आसन हो गया आपका, शवासन करते हैं तो हमें कितना मेंटल रिलैक्सेशन मिलता है। योग निद्रा इत्यादि का अभ्यास जब हम करते हैं तो हमें कितना रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, तो ये केवल कायिक नहीं, मनोकायिक अभ्यास है जो आसन है। ठीक है, तो यहाँ पे आसन को 3 तरह से बांटा गया है। पूछा जाता है बहुत बार, आसन का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है, तो 3 तरह से किया गया है। ध्यान धारणात्मक, उसके बाद संवर्धनात्मक और शिथिलात्मक। ठीक है, ध्यान धारणात्मक मतलब क्या है, जिस आसन में द्वारा हम क्या करते हैं, ध्यान में बैठने के लिए या धारणा में बैठने के लिए जिस आसन का प्रयोग किया जाता है, जैसे पद्मासन हो गया, सुखासन हो गया, स्वस्तिक आसन हो गया, सिद्धासन हो गया, ये सारे आसन आपके किस में आएंगे, ध्यान धारणात्मक। ठीक है,
फिर आपका जैसे संवर्धनात्मक में क्या आएगा, जो आपका स्ट्रेचिंग हो गया, बेंडिंग हो गया, ये सारे जो हम पोस्चर्स करते हैं, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग और आपका ट्विस्टिंग वगैरह, ठीक है, ये टोन करने वाले जो भी आसन हम करते हैं, तो वो सब किस में आएगा, संवर्धनात्मक में आएगा, ठीक है। हमारे बॉडी को क्या करता है, वो संवर्धनात्मक में आएगा, मतलब कि संवर्धन करता है, उसकी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाता है। तीसरा हमारा आता है शिथिलात्मक। जब आप इस तरह के आसन करते हैं तो उसके बाद अपने बॉडी को क्या करना होता है, रिलैक्सेशन देना पड़ता है। तो रिलैक्सेशन में जैसे आपका हम शवासन में लेट जाते हैं या फिर मकर आसन करते हैं, ठीक है, और आपका चाइल्ड पोज हो गया, जो शशांक आसन हम करते हैं, तो ये सब क्या होता है, एक तरह से हमारे बॉडी को शिथिल करता है। तो ऐसा शिथिलात्मक आसन होते हैं। तो 3 तरह के यहाँ पे आसन बताए गए हैं, धारणात्मक, ध्यान धारणात्मक और संवर्धनात्मक और शिथिलात्मक, ठीक है। इसको डायरेक्ट ध्यानात्मक भी कहते हैं, तो मतलब कि वो मत होइएगा कंफ्यूज, इसको ध्यानात्मक भी कहा जाता है, ठीक है। ध्यान धारणात्मक भी कहा जाता है और ध्यानात्मक भी। क्लियर? जी। उसके बाद आपका आता है प्राणायाम। तो प्राणायाम, एएनएस मतलब क्या होता है, एएनएस पता है आपको? नर्वस सिस्टम है, ए फॉर ए फॉर हसन ओ, ये एनएस पढ़ा था मैंने, नाम नहीं याद आ रहा, ये फॉर नहीं याद आ रहा है। ऑटोनॉमस, ऑटोनोमस, हाँ, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम क्या करता है, तो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है ना, उनको वो ऑटोमेटिक वर्क कराता है। एएनएस का 2 होता है ना, सिंपैथेटिक होता है और सिंथेटिक, और पैरासिम्पैथेटिक, है ना। पैरासिम्पैथेटिक। तो इन दोनों को वो करता है, एएनएस जो होता है वो क्या है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन करता है। तो मानसिक कार्य को ये क्या करता है, बेसिकली एएनएस मतलब कि क्या, हमारा मेंटल एक्टिविटीज या हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनको क्या करता है वो, मतलब कि उनकी कार्य प्रणाली को देखता है कि कैसे कैसे वो कार्य करेंगे, कहाँ कहाँ एनर्जी देंगे। तो इसको क्या करता है, प्राणायाम उसको प्रभावित करता है, जो हमारा एएनएस सिस्टम है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, उसको प्रभावित करता है, ठीक है। ध्यान में उपयोगी होता है जब हम इसके लिए एक श्लोक आता है आपका, सूत्र आता है पातंजलि योग दर्शन में, याद है, प्राणायाम का फल, प्राणायाम का फल है, 2 फल होते हैं। 2 है, हाँ। कौन कौन से? एक तो मतलब हमारी प्रज्ञा, बुद्धि जागृत होती है, मतलब ध्यान के लिए हम एक तो तैयार हो जाते हैं, और दूसरा वो क्यों, कौन सी 2 है बुद्धि की उसमें, तथा क्षीयते प्रकाशावर्णम ध्यान धारणा सूत्र, हाँ, धारणा सूत्र योग्यता मनसा, ठीक है। हाँ, धारणा योग्यता मनुष्य, हाँ। तो ये जी। ध्यान के लिए उपयोगी होता है। श्वसन प्रविधियों में हम भिन्न प्रकार का हस्तोपचार करते हैं, ठीक है, मतलब कि कभी हम एक नाक से श्वास लेते हैं, कभी दोनों नाक से लेते हैं, कभी मुख से श्वास लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हस्तोपचार करने का मतलब क्या है, उसमें हेर फेर करके हम अलग अलग तरह के प्राणायाम करते हैं, जिससे कि हमारा क्या होता है, एएनएस सिस्टम पर प्रभावित होता है। और प्राणायाम की अवस्थाएं भी यहाँ पे बताई गई, जैसे 3 तरह की अवस्थाएं हमारी कौन कौन सी, पूरक, रेचक और कुंभक, ठीक है। तो इस तरह से प्राणायाम की 3 अवस्थाएं यहाँ पे बताई गई हैं। तो प्राणायाम बेसिकली हमारा क्या है, एएनएस पर प्रभावित करता है। प्राणायाम के विषय में आप जितना सब चीज जानते हैं वो चीजें इसमें एप्लीकेबल होंगी, ठीक है। एक बार आप सजेस्ट करूंगी कि इसका बुक एक बार थॉरो रीडिंग करिएगा, ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपका, यहाँ से कम 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं इसी चीज से, ठीक है। फिर बंध का मतलब क्या है, रक्त परिसंचरण और पोषण दबाव न्यूनाधिक कर सुधारते हैं, ठीक है। जैसे कि अलग अलग तरह के हम बंध करते हैं, बंध में क्या आपका जालंधर बंध हो गया, मूल बंध हो गया और उद्यान बंध हो गया, ठीक है। अलग अलग तरह के बंध इत्यादि हम करते हैं, तो क्या होता है, पोषण
रक्त परिसंचरण, ठीक है, मतलब कि हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसमें वो चेंजेस करता है, जिससे हमारे अलग अलग दबाव को न्यूनाधिक, कहीं पे न्यून होता है मतलब कि कम होता है, कहीं पे अधिक होता है। इस तरह से पोषण को सुधारता है, जहां जहां जिसकी आवश्यकता होती है उसको मतलब देता है। और साथ ही साथ क्या, स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थैर्य बनाए रखने में योगदान देता है, ठीक है, मतलब कि हमारे स्वास्थ्य को, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए और हमारा मानसिक स्थिरता के लिए बंध जो है वो बहुत योगदान देता है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर उसके बाद क्रियाएं, क्रियाएं क्या करती हैं, प्रतिपक्ष रिफ्लेक्सेस पर नियंत्रण लाती है। रिफ्लेक्सेस मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्स पता है? रिफ्लेक्स मतलब आई मूवमेंट वगैरह? क्या? नहीं, आई रिफ्लेक्स, मूवमेंट। रिफ्लेक्स नहीं, रिफ्लेक्स का मतलब जैसे आप कैसे बताएं, जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शन कहने का मतलब क्या है, जैसे आपको मच्छर काटा, ठीक है, या आपका हाथ आग के पास चला गया, तब तुरंत हम उसको आग से हटा देते हैं, ठीक है, ये क्या हमारा रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब कि उस समय तुरंत हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट करके जो हमारे जो क्विक रेस्पॉन्स देता है हमारे बॉडी में, ठीक है, जैसे आपको प्यास लगती है और आपके सामने ग्लास जी रहता है तो आप तुरंत क्या कर लेते हैं, ग्लास उठा करके पानी पी लेते हैं, मतलब कि हमारे जो ऑर्गन जो होते हैं, हमारा जो नर्वस सिस्टम है इंस्ट्रक्शन देता है कि ये करो, ठीक है, जैसे मतलब कि जैसे हमारा हाथ जल गया कहीं पे तो हम क्या करते हैं, तुरंत ठंडा पानी ढूंढते हैं, वहां पे अपने हाथ को रखते हैं, ठीक है, बर्फ लगाते हैं वहां पे, कुछ भी करते हैं, तो ये रिफ्लेक्सेस होता है, इसको रिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है। तो किसी किसी का क्या होता है कि वो क्या करें कर क्या उस समय क्या सही, क्या चीज हमें करना चाहिए वो चीज पता नहीं चलती है, मतलब कि कुछ लोगों को ये पता नहीं चलता है कि जैसे उनको आग में गए, हाथ उनके आग में गया तो उनको क्या करना चाहिए, वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, उस समय क्या डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है, वो चीज उन्हें पता नहीं चलती। लेकिन क्रियाएं जब आप करते हैं अलग अलग तरह की, जैसे आपका दौती वस्ती नेति त्राटक नौली कपालभाति, तो आपके जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, नियंत्रित होते हैं, मतलब कि जहां पे आपको जैसा रिफ्लेक्स देना चाहिए वो देते हैं, ओवर हाइपर या हाइपो नहीं होते, ठीक है, हाइपर रिफ्लेक्स या हाइपो रिफ्लेक्स नहीं होते, ठीक है। फिर आपका ध्यान है, तो ध्यान में क्या होता है कि मन जो है वो मन वृत्तियों पर नियंत्रण करता है, मन की जो वृत्तियां हैं उन पर ये क्या करता है, जो अलग अलग तरह से मन भागती रहती हैं उन पर नियंत्रण करता है, और बाह्य पर्यावरण को पूर्णतः विस्मृत करना, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि तत्र प्रत्येक तांता ध्यानम, जिस ध्यान में हम जिस चीज में हमने अपने मन को बांधा है वहीं पे लीन हो जाना, बाहर की कोई भी चीज में उसे हस्तक्षेप ना कर पाए, ठीक है, मतलब कि हम पूरी तरह से उसमें लीन हो जाते हैं, बाहर के जो वातावरण है उसे पूरी तरह से भुला देते हैं, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, ध्यान की अवस्था कहते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। चलिए, तो यहाँ तक थोड़ा अलग पोर्शन था, आज टाइम कम है तो आज हम इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जी। फिर नया टॉपिक मैं चालू करूंगी तो वो फिर एक के बाद एक रिलेटेड है।